नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो पैंगोंग जो लेक है उसके नॉर्दर्न बैंक से चाइना ने डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर दिया है। ये चीज़ एक्नॉलेज भी कर दी गई है और साउथ बैंक से इंडिया ने अपनी मिलिट्री को दूर कर लिया है। पर अभी जो 10th राउंड ऑफ टॉक्स जो चल रही हैं उसमें दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट जहां पर स्टैंड ऑफ अभी कंटिन्यू है, आमने सामने खड़ी है चाइना की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री, उनके बारे में डिस्कशन आज होना है जो कि अभी हो चुका है फाइनल। ठीक है, तो फिलहाल इसको में देखेंगे, एक तो ये मैप डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट और जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसी में आप ये सब पार्ट देख रहे हो, चाइना ने अपनी तरफ से पहली बार एडमिट किया है कि जो गलवान में क्लैश हुआ था जिसमें इंडिया की मिलिट्री सोल्जर्स की बात करें तो 20 मिलिट्री सोल्जर्स की डेथ हुई थी उन, और चाइना ने अब एडमिट किया है कि हमारे भी 3 मिलिट्री सोल्जर्स और एक ऑफिसर की डेथ हुई थी उस टाइम पे। तो ये पहली बार एक्सेप्ट किया है चाइना ने। वैसे इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं तो ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला कंटेंट एक बार देख लेंगे कि चाइना जो है, चाइना के साथ में बातचीत चल रही है कि जो डिसएंगेजमेंट है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कंडक्ट किया जा सके। इधर आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन पीएम और इंडियन पीएम दोनों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातचीत हुई। तो जो बिग टेक फर्म को कंट्रोल करने के लिए न्यूज़ मीडिया हाउसेस को पैसे दिलाने के लिए जो ये गूगल है, फेसबुक है, इनसे तो नया बिल लाने के ऊपर बातचीत हुई है। तो इस आर्टिकल को और एक एक्सप्लेन्ड पेज पे इसी से रेलेवेंट आर्टिकल एक हो रहा है, दोनों में से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लेंगे क्योंकि मुद्दा आपको सारा पता है ही, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बस वो एक दो नए पॉइंट है वो जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने ये रहा टच डाउन कन्फर्म्ड, जो परसेवरेंस है नासा का लैंडर। ये आप देखोगे अभी तक के जितने भी लैंडर्स लैंड कर चुके हैं मार्स की सरफेस पे, उनकी काउंटिंग 9 है और वो सभी के सभी लैंडर्स यूएसए के हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो परसेवरेंस मार्स के लिए ये एक मिशन भेजा गया यूएसए ने। और इसके अलावा आप देखोगे पिछले हफ्ते में, अभी पिछले 7 दिन के अंदर अंदर 2 और स्पेसक्राफ्ट हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं अभी नए, मतलब मार्स को ऑर्बिट करने में, उसके ऑर्बिट में एंटर हो चुके हैं। एक तो यूएई का होप और एक चाइना का। ठीक है, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, बस परसेवरेंस के बारे में ये थोड़ी चीज़ थी जो हमने देख ली। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली न्यूज़ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसको इस्टेब्लिश किया था, एक सेकेंड रुकिए, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश की थी, तो उसी का एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि हाईली एजुकेटेड लोग भी टेरर को स्प्रेड करने में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और एग्जाम्पल उन्होंने कहीं कोट किया है, तो जो अभी रिसेंटली जो अरेस्ट हुआ है फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के, जो टूल किट डेवलप करने वाली एक मैनेजमेंट स्टूडेंट दिशा रवि, उनके बारे में बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है पर उस तरीके से जो कुछ भी उन्होंने किया अपनी तरफ से वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो नेशनल सिक्योरिटी या नेशन को पहले आप रखो, फिर उसके बाद में आप आगे काम करो। बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम करनी है तो डिस्कस हम नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे 2 टॉप साइंटिस्ट्स ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि अगर हम वेबिनार कोई भी कंडक्ट करते हैं, कोई भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं और उस केस में अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं जो डिस्कशन है ना उसको हॉल्ट कर देगा। सॉरी 1 सेकेंड। बोला साइंस के एडवांसमेंट में इस तरीके से तो ये हर्डल का काम कर सकता है, बस इसी चीज़ के, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से एक सर्कुलर डिक्लेयर किया था कि अगर कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, आईआईएससी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनको अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवानी है तो उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उन पर अगर बातचीत होती है तो नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना पहुंचे। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा है कि ये जो चीज़ है ना, प्रायर क्लियरेंस जो मैंडेटरी कर रखी है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस करने से पहले गवर्नमेंट से पूछें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं साइंस के डेवलपमेंट में एक हर्डल का काम कर सकती है। ठीक है, बाकी कुछ आर्टिकल में इस काम का नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे नीचे और तो कोई काम का आर्टिकल है नहीं, फ्रंट पेज पे आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है इंडिया जो है वो सेकंड फास्टेस्ट कंट्री बन गया है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप जिनको वैक्सीन देना था उनमें 1 करोड़ जनों को वैक्सीन देना। सबसे स्पीड से देने वाला जो कंट्री है वो है यूएसए। उन्होंने केवल 31 दिन में ही प्रायोरिटी ग्रुप में जो लोग थे उनको वैक्सीनेट किया, लगभग 1 करोड़ लोगों को 31 डेज़ में। इंडिया ने किया है ये काम अचीव 34 डेज़ में, और जबकि यूके तीसरे नंबर पे है, 56 दिन लगे, 56 डेज़ में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया था। ठीक है, तो यही इसमें काम की चीज़ है, बाकी और चीज़ें बिल्कुल टेम्परेरी है, कुछ भी काम की नहीं है, डिस्कस हम नहीं करेंगे। बाकी इस पेज पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपके सामने ये जो न्यूज़ है इसमें हम देखेंगे कि फेशियल रिकग्निशन का यूज़ किया गया। जो 1800 जनों को अरेस्ट किया था दिल्ली राइट्स के टाइम पे, जो पिछले साल हुए थे फरवरी 2020 में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन रजिस्टर करवाई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें जो वायलेंस हुई थी उसमें 137 जनों को तो फेशियल रिकग्निशन के बेसिस पे एक तरीके से अरेस्ट किया गया है। ये बात पुलिस ने अपनी तरफ से डिस्क्लोज की है। तो फेशियल रिकग्निशन का यूज़ करना और दिल्ली पुलिस के पास में जो रिकॉर्ड था उनसे मैच करके फिर बाद में अरेस्ट करना, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड, आप कह सकते हो कि पुलिस का जो फंक्शनिंग है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी वर्किंग को एनहेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं पे केस स्टडी में लिखना हो कि कैसे आप क्रिमिनल्स को पकड़ पाओगे या किस तरीके से, तो देखो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जियो लोकेशन देखना कि मान लो उस टाइम पे प्रोटेस्ट करते टाइम पे जो भी मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पे अवेलेबल थे, उन मोबाइल फ़ोन्स की ट्रैकिंग कर लेना कि कहाँ पर है वो अभी फ़ोन, उनके हिसाब से पकड़ लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जियो लोकेशन पता करना, ड्रोन का यूज़ करके मैपिंग कर लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ करना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करना। ये कुछ हाईटेक सिस्टम है जिनके बेसिस पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। बाकी आर्टिकल में कुछ भी काम का नहीं है, ये जो काम की चीज़ थी वो हमने देखी। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे आप देख रहे हो परसिवरेंस जो रोवर है वो लैंड कर चुका है मार्स पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सक्सेस है, और जो एक्सटिंक्ट लाइफ हो गई है मार्स पे उसके बारे में रिसर्च की जाएगी, सर्च के लिए काम करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो स्वाति मोहन करके इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक की रोल प्ले किया है इस मार्स रोवर लैंडिंग में। ओके, तो हो सकता है आपसे पूछे कि स्वाति मोहन अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, उनका एसोसिएशन या वो किससे रिलेटेड है, तो जो नासा का परसिवरेंस जो मिशन गया है उससे एसोसिएटेड है मार्स के लिए। इसके अलावा आप देखोगे जो अभी म्यूनिक सिक्योरिटी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें पहली बार जो बाइडन, अमेरिका के नए जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ग्लोबल अपीयरेंस दी है अपनी, और उन्होंने ये कहा है कि हमें डेमोक्रेसीज़ के लिए फ़ाइट करनी है, ऑटोक्रेसीज़ को हमें रोकना चाहिए। और साथ में चाइना, रशिया और ईरान पर भी सवाल उठाए हैं कि ये लगातार वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी तरफ से एक एग्रेसिव मैनर में नरेट करना चाह रहे हैं, बोलो उनको रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो ये कि जो बाइडन ने अपनी तरफ से कहा है, एक चीज़ क्लियर आ गई है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि वो ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, जिससे कि यूएसए निकल गया, 2018 में बोल दिया था, 2019 में आते आते बाहर निकल गए थे, तो बोला अब उस न्यूक्लियर डील पे हम वापस बातचीत करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो उस न्यूक्लियर डील का नाम है जैकपोवा। ठीक है, जिसमें P5+1 तो एक तरफ थे और उनका मीटिंग हुई किसके साथ में, ईरान के साथ में। P5 परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल +1 जर्मनी और साथ में ईरान, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था बराक ओबामा की प्रेसिडेंशियलशिप के टाइम पे। बट डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं उन्होंने फिर इससे बाहर निकलने के लिए कह दिया। दूसरा, जो यूएसए है वो अब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में फिर से आएगा, ये भी है, जिसमें कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनके एमिशन को कंट्रोल करना है 2030 तक आते आते। तो ये कुछ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच थी ना फॉरेन रिलेशन को लेकर के, उसमें एक यू टर्न आप देख पा रहे हो, जो कि आप कह सकते हो बहुत सही है। यूएसए ने अपनी तरफ से ये चीज़ भी क्लियर की है कि हम अब से ट्रांजैक्शनल रिलेशन ना रख करके वहाँ पर एक, आप कहोगे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल एरिना है, उसमें एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे। ठीक है,
गन फायर मोगादिशु। मोगादिशु सोमालिया की कैपिटल है, इतनी सी समझ लो आप तो बस। मोगादिशु अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, या मैच द फॉलोइंग में पूछ ले तो मोगादिशु जो है वो सोमालिया की कैपिटल है। बाकी यहाँ पर आप देखो, चाइना अब जो है तैयार कर रहा है एक न्यू एक्शन प्लान के लिए कि जो फ्लैगिंग बर्थ रेट है, दैट मीन्स जो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, जिसकी वजह क्या थी, जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना वो, क्योंकि चाइना में देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और आज आप देखोगे अभी भी लगभग 1.34 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है चाइना की, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसके बाद में है इंडिया। बट वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो चुकी है या बहुत डिक्लाइन कर गई। तो इस चीज़ को लेकर के चाइनीज़ स्टैब्लिशमेंट थोड़ा डर में है कि कहीं इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस डाउन होगी। जी बिल्कुल, अगर वहाँ पर यूथ ही नहीं होंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो डाउन होगी ही। तो अब नई पॉलिसी या फिर आप कह सकते हो वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करना पूरा प्लान हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि बर्थ रेट को इंक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि 2027 तक आते आते यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा चाइना को ओवरटेक करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए कंसर्न है, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक। और अगर ये कानून आ रहा है तो फेसबुक के साथ में जो लड़ाई चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो हमने बात कर ली बहुत बार, तो इसका असर क्या होगा वर्ल्ड में। तो इसमें देखो हमारे इंडिया में क्या डिबेट चल रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी चीज़ें तो वही है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके लिए नीचे जो आर्टिकल है कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड्स आई और अलकनंदा का कलर चेंज हो गया। ये देखो अलकनंदा इधर से आ रही है, ठीक है, और अब देखो ये कलर बिल्कुल मडी हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे इसमें। एक तो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मैप को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा बन रहा है। अब की बार देखो गंगा पे, गंगा का जो नेटवर्क है उस पर, तो एक तो ये आर्टिकल देख लेंगे। साथ में इंडिया भी अपना खुद का शू साइज़, जूतों की साइज़ है वो अपने स्टैंडर्ड लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ पर यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड, इनके स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं जूते पहनने में। वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये 4 प्रेवलेंट है और एक जापान का भी चलता है। अब इंडिया ने अपना खुद का स्टैंडर्ड भी तैयार कर लिया है जूतों के लिए, ठीक है। CSIR की जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये डेवलप किया है ये मेजरमेंट। आप देखते हो ना जूतों के, कभी जूते खरीदने जाओ, कभी फुटवेयर परचेज करने जाओ तो उसमें मार्क देखते हो ना कि 9 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, वो उस तरीके से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे इसका, बाकी तो चीज़ें इतनी काम की है नहीं। बस इतना सा ध्यान रखें कि ये जो इंडियन शू साइज़ है, इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो लॉन्च हो रहा है, ये किसने डेवलप किया है, CSIR की सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा जो जूतों की साइज़ होती है उसको फिक्स कौन करता है या उसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर लेंगे अभी बाद में। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज में हमारे लिए है कि सोशल मीडिया कंपनीज को थोड़ा और लायबल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये बात कही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, और लाया जाएगा वो चेंज होगा सेक्शन 79 में। तो इस आर्टिकल में देखेंगे 79 सेक्शन है क्या इसका। केयर एंड एनर्जी वाला ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यूके के कोर्ट ने उबर के जो ड्राइवर्स हैं उनको वर्कर्स के राइट देने की बात कही है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये वाली कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, जैसे कि ज़्यादा फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को लेके, देखो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेकर के देखो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से रूल्स डिक्लेयर किए हैं और उन रूल्स को अडॉप्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। किसके लिए, बैंकों के लिए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बैंकों को अपना पूरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी देखो और कुछ भी काम का नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को चेंज करने के लिए RBI ने अपनी तरफ से रूल्स डिक्लेयर किए हैं, तो डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं इसमें। कोविड इम्पैक्ट क्या रहा, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन वो थोड़ा सा डाउन रहा। इसकी वजह से प्राइसेस आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर कितना हो गया, 90 रुपये पर लीटर।
राजस्थान के गंगानगर में तो हमने कल न्यूज़ देखी थी, 100 रुपये पर लीटर हो गया, तो ये भी डिस्कस करने लायक नहीं है। इधर आप देखोगे फॉरेन फ्लायर्स, ये भी काम का डिस्कशन नहीं है। इधर आप देखोगे स्पुतनिक वी, ये रशिया का वैक्सीन कैंडिडेट है, ठीक है, कोविड-19 के लिए। तो उसके फेज़ 3 के ट्रायल्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से ये कहा जा रहा है, और बोले स्पुतनिक वी को भी अब इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल मिलना चाहिए। तो स्पुतनिक वी रशियन कैंडिडेट है वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो ये भी आर्टिकल डिस्कस काम के लायक नहीं है। तो जो मेन काम इस आर्टिकल में तो वो हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बचे हैं उनको डिटेल में जानने के लिए। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ हम देखते हैं। देखो, पैंगोंग शो की जो डिसएंगेजमेंट है वो पूरी हो गई है, और दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स पर भी अब डिस्कशन शुरू हो गया है। अब कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है इंडिया चाइना के बीच में वो देखते हैं। देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इधर वाली, और ये लद्दाख। तो आपको आइडिया तो लगी गया ना एरिया वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन लद्दाख में ही है, थोड़ा सा मैपिंग भी क्लियर होती चली जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा लद्दाख वाले रीजन में देखोगे, देखो सबसे ऊपर ही ऊपर तो दौलत बेग ओल्डी, फिर उसके नीचे देप्सांग प्लेन है, फिर आप देखोगे गलवान है, फिर हॉट स्प्रिंग है, फिर पैंगोंग शो है। तो यहाँ पर तो देखो डिसएंगेजमेंट हो गया। बाकी इन रीजन्स में जहाँ पर स्टैंड ऑफ का डर है, जैसे हॉट स्प्रिंग वाला, गलवान या दौलत बेग ओल्डी, इन पर भी अब डिस्कशन शुरू हो रहा है। और इस चीज़ को फाइनलाइज भी कर दिया गया है कि जो फिंगर 8 थी पैंगोंग शो में, जो फिंगर 8 है, इस तरीके के जो माउंटेन रीजन निकले हुए हैं बाहर की तरफ, उनमें फिंगर 8 के ईस्ट में तो चाइनीज़ जो मिलिट्री है वो जा चुकी है, और फिंगर 3 वहाँ पर आ चुकी है इंडियन मिलिट्री। और फिंगर 3 से 8 के बीच का जो रीजन है वो है नो पेट्रोलिंग रीजन, कि वहाँ पर कोई की किसी भी आर्मी नहीं आएगी। और चाइना ने 2020 में अप्रैल के बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन किया था ना फिंगर 8 से फिंगर 3 के बीच में, उसको भी लेवल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए। इसके अलावा जो स्टेटस है उसको हम बोलेंगे स्टेटस क्यो एंटे, दैट मीन्स कि अप्रैल 2020 के पहले जो स्टेटस था जहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री थी, जहाँ पर इंडियन मिलिट्री थी, बोला वो पैंगोंग शो वाले रीजन में तो अचीव कर लिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन ने बात की हमारे पीएम से, तो कहा कि ये बिल लाया जाएगा जिससे कि बिग टैग फॉर्म्स को थोड़ा हम कंट्रोल कर सकें। तो देखो, करंटली अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं लोग। बट इंडिया में क्या कंसर्न है वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मुद्दा है वो हम पूरा अच्छे से जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी पार्लियामेंट में एक न्यू मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल 2020 लाया जा चुका है, जिसको कि लोअर हाउस ने तो पास कर दिया। अब अपर हाउस में मंडे को, जैसे कल इंट्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर और डिस्कशंस होंगे। तो गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां जो कि दूसरे न्यूज़ हाउसेस की न्यूज़ को यूज़ करती हैं, स्प्रेड करती हैं, और उसका ज़्यादा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में कमाती हैं। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का जो कंपटीशन कमीशन है उसने ये कहा कि बोला कि थोड़ा एक ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए काम करना साथ में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को लेकर के बातचीत चल रही थी। बट हमारे लिए क्या है मुद्दा वो जानते हैं सीधा, अब एक्सप्लेन पेज पे चल के। देखो, इंडिया में जो डिबेट चल रहा है उसमें क्या है, पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो ध्यान दे रहे हैं कि इंटरमीडियरीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, न्यूज़ एक जना बना रहा है, बहुत सारे जो न्यूज़ हाउसेस है वो, और गूगल और फेसबुक जो टेक्निकल जाइंट कंपनियां वो इंटरमीडियरीज का काम कर रही हैं, और वो न्यूज़ को पहुंचा रही है यूजर्स तक। तो इंडिया में तो क्या है, यूजर्स सीधा न्यूज़ का एक्सेस नहीं करते हैं ज़्यादा। यहाँ पर जो ये टेक्निकल जाइंट कंपनियां हैं, ये जो इंटरमीडियरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं न्यूज़ को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए। तो देखो, इंडिया में तो ये एक न्यूज़ स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, तो अभी इनको कंट्रोल या इनके ऊपर कोई रेगुलेशन या उनके ऊपर कमान खींचने की इंडिया में कोई मूड नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी 2 न्यूज़ एग्रीगेटर्स चल रहे हैं जो कि अलग अलग मीडिया हाउसेस से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, जिनमें एक तो डेली हंट है और एक इन शॉर्ट्स है। इन शॉर्ट्स का तो जहाँ तक आप ऐड भी देखते हो जिसमें वो बताते हैं ना कि अब न्यूज़ सुननी हो, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, टाइम कम है, तो ऑडियो सुन लो उसका, तो वो इन शॉर्ट का तो आप देखते हो ना। तो ये क्या है, न्यूज़ एग्रीगेटर्स हैं, राइट। तो इंडिया में तो ये दोनों के दोनों क्या कर, इन्होंने तो क्या नेगोशिएशंस कर रखे हैं, इनका एग्रीमेंट हो रखा है, और ये पेमेंट कर देते हैं जो न्यूज़ हाउसेज हैं जिनकी न्यूज़ ये यूज़ करते हैं। तो बोले कि हमारे यहाँ पर एग्रीगेटर्स हैं, और साथ में फेसबुक और गूगल को अभी हम इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते या इन प्लेटफॉर्म पर लगाम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये न्यूज़ की एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। आज इंडिया में
ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स की बात करें, जिनकी यूजर्स की बात करें, सीधा जो ऑनलाइन न्यूज़ को एक्सेस करते हैं, उनकी नंबर है 300 मिलियन, ठीक है, जो कि पोर्टल या फिर एग्रीगेटर्स के थ्रू स्टडी करते हैं। इंटरनेट यूजर्स की बात करो तो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन यूजर्स में से टोटल बात करें तो 46% है, और स्मार्टफोन यूजर 77% है 2019 तक, एंड तक आते आते। तो ये आप देख सकते हो जो यूनिक विजिटर्स हैं इंडिया में 282, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में चाइना के बाद में इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़ कंज्यूमिंग नेशन बना देता है। चाइना के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ कंज्यूम होती है इंडिया में। पॉपुलेशन का है ना मेन फैक्टर, तो वही है। बाकी मैंने आपको क्रक्स बताई दिया, और कुछ इस आर्टिकल में काम का है नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी क्या है, ये इंटरमीडियरीज गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है ना। तो इनको अभी कोई रेगुलेशन या इन पर कोई टैकल कंट्रोल लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी तक जो इंडिविजुअल्स हैं जो न्यूज़ कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, वो सीधा एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पे जाकर के स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी इतना कोई मुद्दा यहाँ पर हमारे लिए हाईलाइटेड है नहीं। देखो, हर एक नेशन की अपनी खुद की सोच होती है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखो, फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए, और वही चीज़ इंडिया करता रहा है हमेशा से। आगे चलते हैं। और हाँ, एक आर्टिकल ये फ्रंट पेज पे रह गया था कि पुलिस को खुद को प्रिजुडाइज से बचाना चाहिए, कि कोई भी अक्यूज्ड है तो उसको आप कन्विक्ट ना करो, कन्विक्ट मत समझो कि उसने किया ही। अक्यूज के ऊपर केवल एलिगेशंस हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ में मीडिया हाउसेस को भी रिस्ट्रेंट बरतनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने। जो केस चल रहा है अभी, जिसमें हमें पता है कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को एक इग्निशन देना, एक पुश देने के लिए जो स्वीडिश जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जिसका नाम है ग्रेटा थर्नबर्ग, उसने जो टूल किट आप कहोगे शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसका जो बनाना है, उसको जो क्रिएट करना है, वो माना जा रहा है कि जो दिशा रवि है, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है और साथ में जो मैनेजमेंट स्टूडेंट भी है, उन्होंने वो टूल किट बनाया था। तो उस टूल किट के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से प्लान किया जाता है कि कब क्या कैसे करना है, मतलब कि आंदोलन भी है ना, वो भी अब प्लान्ड मैनर में चल रहे हैं। आंदोलन के लिए भी अब लोग कोर्सेज तक प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन करने का काम किया जा सकता है, और गवर्नमेंट की अटेंशन पाई जा सकती है या इंटरनेशनल फंडिंग ली जा सकती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में मेन जो बात है वो ये है इस आर्टिकल में कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मीडिया को और पुलिस को रिस्ट्रेंट बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट में क्या कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप डिसएमिनेट करते हो, फैलाते हो, तो आपको प्रोग्राम कोड को फॉलो करना चाहिए। केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब एक लिमिट, एक जो रूल बेस्ड सिस्टम है, उसको फॉलो जब किया जाएगा तो कहीं पर भी आप अपनी लिमिट्स को ब्रीच नहीं करोगे, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इनके लिए हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात कही। दूसरा, जो दिशा रवि है, उन्होंने जो एक केस अपना डाला है, उसकी डिमांड मेन ये है कि मेरा जो राइट है खुद का, फेयर ट्रायल का और प्रिवेसी का, उसको वायलेट करते हैं ये न्यूज़ चैनल वाले, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ग्रीवांस को लेकर के हाई कोर्ट में पहुंची थी। हाँ, ये बात ठीक है कि हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर डिक्लेयर करने से मना कर दिया, ऑर्डर कुछ नहीं दिए, बट अपनी तरफ से ये एक सजेशन दिया है, एक जो डायरेक्शन दी है कि भाई आप लोग जो हो जल्दबाजी मत करो, ना तो पुलिस को करनी चाहिए और ना ही मीडिया हाउसेस को करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक्सप्लेन पेज पे सेकंड आर्टिकल देखते हैं। अब ये मैप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना आप। ये ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखो उत्तराखंड में धौली गंगा, ये देखो व्हाइट कलर में दिखा रखा है, और ये जो पूरी मेन ट्रैक दिखा रहा है ना, ये अलकनंदा है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब फिर से आते हैं हम। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है। तो ये पंचप्रयाग भी देखो, विष्णुप्रयाग यहाँ पर है, नंदप्रयाग यहाँ पर है, कर्णप्रयाग यहाँ है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर है और देवप्रयाग यहाँ पर है। प्रयाग का मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स, ठीक है। तो कौन कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है देखो, धौली गंगा यहाँ पर विष्णुप्रयाग में आकर के मिल जाती है, किसके साथ में, अलकनंदा के साथ में। और यहीं पे आप देख सकते हो जोशीमठ भी है, और ये देखो रेनी जहाँ पे फ्लड्स देखी गई थी, और ये ऋषि गंगा भी है। तो धौली गंगा और ऋषि गंगा में फ्लैश फ्लड आई, और उसका असर क्या हुआ, अलकनंदा में वो मडी वाटर मिल गया और अलकनंदा का कलर
बिल्कुल एकदम गंदा हो गया जो हमने देखा। अब ये अलकनंदा रिवर आगे जाती है, फिर नंदाकिनी रिवर आती है और वो फिर कॉन्फ्लुएंस कर लेती है, मर्ज हो जाती है नंदप्रयाग में। इसके आगे जैसे ही फिर अलकनंदा आगे और जाती है तो पिंडारी रिवर आती है और वो कर्णप्रयाग में आके मिल जाती है। तो ऐसे करके अलकनंदा यहाँ पे पिंडारी से मिल गई कर्णप्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे जाती है और इधर से राइट बैंक की तरफ से मंदाकिनी रिवर आती है और वो रुद्रप्रयाग में मर्ज कर जाती है अलकनंदा के साथ में। फिर उसके बाद में और आगे जाती है अलकनंदा और देवप्रयाग में भागीरथी रिवर जो कि गौमुख से निकलती है वो आकर के और फिर कॉन्फ्लुएंस करती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, और यहाँ से गंगा बनती है। तो आपको ये नेटवर्क बहुत अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो एक पेपर पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपसे कोई पूछे ना गंगा का ओरिजिन कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा देवप्रयाग। वैसे तो हम भागीरथी जो कि गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है उसको मान लेते हैं, बट रियल में देवप्रयाग से ही ओरिजिन माना जाता है गंगा का। फिर उसके बाद में ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, ये नीचे फिर हरिद्वार से तो मैदान में उतरी जाती है गंगा। ठीक है, अच्छे से देख लिया आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सोशल मीडिया कंपनीज को और लायबल बनाने के लिए आईटी एक्ट में चेंज किया जा सकता है, और ये चेंज कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से होंगे ये। और किया किस पे फोकस जाएगा, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर जो ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियोज़, इनको अकाउंटेबल बनाने के लिए ये चेंज लाए जाएंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई भी कंटेंट शेयर किया जाए तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना हो। ठीक है ना, वो चीज़ है। अब यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आर्टिकल सेक्शन जो 79 है उसको अमेंड करने की बात की जाएगी, जिससे कि प्रोएक्टिवली ट्रेस किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके अनलॉफुल कंटेंट को इन प्लेटफॉर्म पे शेयर होने से बचाया जा सके। अब ये जो सेक्शन 79 है ये क्या है, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 79 जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या इंटरमीडियरीज को कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट शेयर होता है तो उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा तो इनकी लायबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी और फिक्स करी जा सकेगी। तो ये है पूरा मुद्दा। इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में कोई चीज़ काम की नहीं है, जो हमने देखा वो मेन काम की। तो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट क्या है, इम्यूनिटी देता है जो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो हैं, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन या कंटेंट शेयर किया जाता है उनको लायबल बनाने के लिए अब इसको अमेंड किया जाएगा। अभी तक जो है सेक्शन 79 इनको इम्यूनिटी देता है कि जो स्टेट है वो जल्दी से इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई कंटेंट शेयर किया जाता है तो। ठीक है, बट अब वो कंटेंट अनलॉफुल ना हो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना पहुंचे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, उस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए सेक्शन 79 को चेंज करने की बात शुरू हो चुकी है। आगे देखते हैं। यूके की कोर्ट ने उबर ड्राइवर्स को एंटाइटल कर दिया है, बता दिया है कि वो भी वर्कर्स हैं, उनको वर्कर राइट्स मिलने चाहिए। अब देखो क्या है, उबर ड्राइवर्स को अभी तक क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड बोल दिया जाता था। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब वही इनफॉर्मल सेक्टर, और कोई भी वर्किंग जो फैसिलिटी या फिर फॉर्मल सेक्टर में जो लोगों को, जो वर्कर्स होते हैं उनको जो फैसिलिटी मिलती है वो बिल्कुल नहीं दी जाती थी। पर अब क्या है कि कैसे भी करके अब वर्कर्स की तरह कंसिडर करना शुरू कर दिया गया है। तो ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। साथ में उनके मिनिमम वेजेस भी फिक्स होंगे और कुछ फैसिलिटीज़ या मिनिमल जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एक वर्किंग क्लास के इंडिविजुअल को जो काम करता है वो इंश्योर हो पाएगा। तो जब भी कभी आप लेबर्स के बारे में लिखो, लेबर कोड की बात करो, तो उबर वाला ये कोट आप डाल सकते हो कि इंडिया को भी इस तरीके से लर्न करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर भी इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इसका एग्जाम्पल है यूके का इस कोर्ट का लेटेस्ट वर्डिक्ट। ओके, आगे देखते हैं। बस आगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, जो थी हमने डिस्कस की, यहीं पर डिस्कशन खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।